वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 500 से जायद फंसे हुए सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। सयाह झील सैफुल मुलूक की तरफ जाने वाली सड़क पर उस वक्त महसूल हो गए थे जब क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिरने से सड़क बंद हुई थी। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सकाफत पख्तूनख्वा अब्दुल समद के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बाद तोदा गिरने से झील सैफुल मुलूक की तरफ जाने वाली सड़क बंद हो गई थी। सड़क पर 117 से जायद जीपों में सवार 500 से जायद सयाह फंस गए थे। सेक्रेटरी सयाहत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों को हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इकदाम किए जाते हैं। मुल्क भर में इतवार से 31 जुलाई के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों और शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा हो गया है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। PDMA का कहना है कि दरियाए चनाब, दरियाए रावी, जहलम और सतलुज में इस वक्त पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। ताहम मुसलसल बारिशों की वजह से बड़े दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तोगयानी का खतरा मौजूद है। DG PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। आवाम से अपील की गई है कि वो बरसात के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खास तौर पर दरियाओं, नहरों और नदी नालों में नहाने से गुरेज करें ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका के साथ बातचीत जारी है, जल्द तिजारती मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात अमरीका जाती है। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत ने रिवायती इल्ज़ाम तराशी के बाद जारियत की। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सानह 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ पे लेना नहीं होता। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया जिससे मईशत मुतासिर हुई। बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा मसला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। सलामती कौंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक करती हैं, लेकिन भारत ने 7 दहाइयों से इस हक़ को दबा कर रखा हुआ है और कब्जा बरकरार रखा हुआ है। उनका कहना था कि भारत दुनिया को गुमराह और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दहशतगर्दी का राग अलापता है और यही इक़दाम रवां बरस 22 अप्रैल को किया। उन्होंने कहा कि मई में पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी, रिवायती जारियत और बाहिमी अदम एतमाद था। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात हुई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शुबों पर तफसीली बातचीत की गई। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी समेत अहम शुबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा किया। इस मौके पर इसहाक़ डार का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया और कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआवनत का फैसला किया गया है। इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी देते हुए वज़ारत हाउसिंग को जमा डेटाबेस तैयार करने की हिदायत की है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़ की गई है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाली गाँव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शुजरकारी मुहिम भी होगी। मिसाली गांव में घरों पर नंबर्स लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। इजलास में मिसाली गांव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गांव के तहत हर गांव को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई से मुलाकात की। दौरे के दौरान PLA हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में दिफाई, सिक्योरिटी, ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और खारजा वजीर से मुलाकात की। इलाकाई आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। CPEC में ताउन और जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहिमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खुद मुख्तारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के बारे में बातचीत हुई। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फौज के किरदार की अहमियत को सराहा। पाकिस्तान ने मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली खुद मुख्तारी नाफिज करने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कि काबिल अफसोस इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। इजराइल की गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिशें बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि ये यकतरफा इकदामात न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करे और इजराइल को इन इकदामात पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान ने कहा, ऐसे इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने ISPR के PTTP पर पाबंदी लगाई। अमेरिका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा PICA के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील की है। हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दी है। अपडेट करेंगे DG नैब की ज़ेर सदारत लाहौर नैब में मेगा खुली कचहरी का इनेकाद। करप्शन स्कैंडल्स के शिकार मुतासरीन ने दादरसी के लिए जोक दर जोक शिरकत की। नैब लाहौर की काविशों से हज़ारों मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी की गई। मुतासरीन ने DG नैब लाहौर के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुतासरीन से खिताब करते हुए DG नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह ने कहा, नैब लाहौर की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है।
چیئرمین نیب کی ہدایات پر عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ فیوچر ویژن اسکینڈل میں شکایات کی تحقیقات کو انکوائری کے مراحل میں داخل کرنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ ڈی جی نیب لاہور نے مزید کہا کہ پونزی اسکیموں میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر ECL لسٹ میں ڈالا جائے۔ چیئرمین نیب کی ہر مرحلے پر رہنمائی حاصل ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ پنجاب حکومت نے لاہور کا پانی مکمل طور پر ویسٹ فری بنائے جانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا لاہور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس۔ MD واسا غفران احمد نے بریفنگ دی۔ شہر کے 6 آؤٹ فال مقامات پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تجویز دی گئی۔ جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا لاہور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے منصوبے کے بارے میں اہم اجلاس ہوا ہے اور MD واسا غفران احمد نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے پر بریفنگ بھی دی ہے اور شہر کے 6 آؤٹ فال مقامات پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے مرحلے میں بابو سابو اور کٹار بندو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز ہوگا اور بابو سابو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر تقریباً 60 ارب روپے تک لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے کہ کٹار بندو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر 23 ارب روپے تک لاگت آئے گی اور دونوں منصوبوں میں غیر ملکی ڈونر اداروں کی فنڈنگ سے مکمل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ تمام ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بننے سے لاہور کا پانی مکمل طور پر قابل استعمال ہو جائے گا اور سیوریج کا پانی راوی یا نہر میں ڈالنے کے بجائے اسے زرعی استعمال میں لایا جائے گا۔ ان کا مزید اس حوالے سے کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں سے رابطہ قائم اور زرعی استعمال کا پلان ترتیب دیا جائے گا اور وسائل کا سمارٹ استعمال وقت کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام اضلاع کے مسائل مساوی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے بطور وزیر اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آزاد رکن اسمبلی سجاد علی سمرو نے لیاری میں عمارت گرنے کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس میں کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایک کھوڑوں کو ہٹا کر بھٹو کو لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری میں بلڈنگ خالی کروائی جا رہی ہے لیکن مکینوں کو متبادل نہیں دیا جا رہا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے اپنے جواب میں کہا کہ ہم نے صرف ایک DG کو نہیں ہٹایا بلکہ 11 افسران کو گرفتار کروایا۔ لیاری میں گرنے والی عمارت 1980 میں تعمیر ہوئی اور SBCA میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ صدر آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا خراج تحسین۔ بیان میں کہا صدر آصف زرداری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بردبار، مفاہمتی اور دور اندیش رہنما ہیں۔ صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر کے صدر آصف زرداری نے جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری دی۔ صدر زرداری کے ویژن کی بدولت خیبر پختونخوا کو اس کی پہچان ملی۔ آغاز حقوق بلوچستان کا ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آصف زرداری نے خواتین کو بااختیار بنایا۔ صدر زرداری کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ 11 سال قید کاٹنے کے باوجود صدر زرداری نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی۔ آصف زرداری ایک دور اندیش لیڈر ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ کی کمپیوٹرائزیشن جیسے منصوبوں کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ اب بات کریں ڈگاری قتل کیس کی تو آپ کو بتائیں کہ تفتیشی عمل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گلجان کے DNA کے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ DNA سیمپلنگ کا عمل سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی درخواست پر کیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے تصدیق کی کہ گلجان بی بی سے بال، خون اور حلق سے لعاب کے نمونے لیے گئے جنہیں سیل کر کے سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان نمونوں کو اب DNA تجزیے کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھجوایا جائے گا۔ پولیس سرجن کے مطابق اس سے قبل مقتولہ بانو بی بی کی قبر کشائی کے دوران بھی لاش سے DNA کے لیے نمونے لیے گئے تھے تاکہ دونوں کے تعلق کی تصدیق ممکن ہو سکے۔ ایران کے شہر زاہدان میں مسلح حملہ آوروں نے عدالت پر حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق زاہدان میں حملہ آور
عدالت کی عمارت میں گھس گئے۔ مسلح حملہ آوروں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکار عملے کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ حملے میں سیکیورٹی اہلکار اور عدالتی عملہ نشانہ بنے۔ ایران کی سپہ پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک خبر رساں ادارے نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایمرجنسی سروسز اور سیکیورٹی فورسز فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر عدالت کی عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تازہ بمباری میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 9 فلسطینیوں سمیت 80 فلسطینی شہید اور 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 9 اموات بھی ہوئیں، جس کے بعد غذائی قلت سے غزہ میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 122 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں حماس کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔